आइए जानते हैं स्टेज ऑफ वुंड हीलिंग, यानी कोई भी घाव होने पर जो घाव भरने की प्रक्रिया है वो कितने स्टेज में कंप्लीट होती है। जिसकी फर्स्ट स्टेज है हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस में क्या होता है? काजेज कोआगुलेशन। कोआगुलेशन का जो कारण बनता है, जिसके वजह से कोआगुलेशन होता है बॉडी में, वो पहली स्टेज है। यानी किसी भी स्थिति में जब हमें कोई चोट पहुंचती है तो सबसे पहले कोआगुलेशन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट स्टेप आता है इसके बाद इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया हैं और जो डेब्रिस यानी कि जो सेल्स के या दूसरे जो बॉडी फ्लूइड्स और मटेरियल्स हैं, उनके वेस्ट पार्ट हैं, उनको ख़त्म करने का काम शुरू होता है। ये सेकंड स्टेज होती है। थर्ड स्टेज में आती है प्रोलिफरेशन की। प्रोलिफरेशन में क्या होता है कि फिल्स एंड कवर्स द वुंड। इसमें घाव को फिल और कवर किया जाता है, यानी घाव को भरने की प्रक्रिया शुरू होती है। फिर इसकी फोर्थ स्टेज आती है जिसे हम मैचुरेशन कहते हैं। इसमें टिश्यू गेन्स स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। घाव भरने के बाद वहाँ की जो टिश्यू हैं, वहाँ की जो मसल्स हैं, वो तुरंत पहले जैसी फॉर्म में नहीं आ पाती है। धीरे धीरे मैचुरेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो जो टिश्यू होते हैं वो स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी में आने लगते हैं। तो हीमोस्टेसिस की बात करें अगर, क्या होता है? आपने जाना काजेज कोआगुलेशन को काज करता है, यानी ब्लड का थक्का जमने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसे और ब्रीफली जानने की कोशिश करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट हमें ये बताता है, बिगिंस एट द ऑनसेट ऑफ इंजरी एंड इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू स्टॉप ब्लीडिंग। या इंजरी की ऑनसेट शुरू होने के साथ ही ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जैसे चोट लगते है तुरंत ही प्रक्रिया शुरू हो जाती है और इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि ब्लीडिंग को जल्दी से जल्दी स्टॉप कर दिया जाए। सेकेंड पॉइंट है, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट टू रिस्ट्रिक्ट द ब्लड फ्लो। और दूसरी बात ये कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, संकुचित हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, और इस तरह वो ब्लड फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करती हैं कि आगे और ब्लड बहने ना पाए। तीसरा बिंदु जो बताता है वो कहता है कि प्लेटलेट स्टिक टुगेदर एंड एडहियर टू सब एंडोथेलियम सरफेस ऑफ एपिथेलियल वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर जो एपिथेलियल वॉल्स होती हैं, उनमें जो सरफेस एंडोथेलियम लेयर होती है, उसमें ही जो प्लेटलेट हैं वो आकर के स्टिक हो जाती हैं, चिपक जाती हैं, जिससे कि ये कोआगुलेशन में और हेल्प कर सकें और इसके साथ साथ जो इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल जल्दी से जल्दी किया जा सके। या मेनली ये बात या ये कोशिश की जाती है प्लेटलेट्स के द्वारा कि हम कितनी जल्दी ब्लड फ्लो को रोक दें, जिससे कि फालतू या गैर ज़रूरी ब्लड शरीर के बाहर निकलने ना पाए। तो इसके बाद की प्रक्रिया में हीमोस्टेसिस में ही लगभग 60 सेकंड के भीतर जो फाइब्रिन के स्ट्रैंड्स हैं, जो उनके धागे हैं, वो इसी प्लेटलेट से आकर के चिपक जाते हैं, एडियर हो जाते हैं। फिर इसके बाद यही फाइब्रिन के जो मेश, जो जाल बन जाता है फाइब्रिन का, उसी की वजह से ब्लड इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम लिक्विड टू जेल। और इस तरह प्लेटलेट और फाइब्रिन के स्ट्रैंड के बनने की वजह से एक साथ मिलकर के एक जाल जैसी संरचना, नेट जैसी संरचना बना लेते हैं। और इस तरह जो वहाँ का ब्लड है वो लिक्विड से सेमी लिक्विड होता है और फिर जाकर के जेल के फॉर्म में आ जाता है और गाढ़ा हो जाता है, जिससे कि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनका और ब्लड बाहर आना बंद हो जाता है, निकलना बंद हो जाता है। तो ये पहली स्थिति हीमोस्टेसिस है, जो किसी भी इंजरी के समय ऑनसेट शुरू होती है और 60 सेकंड के भीतर सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट करने की कोशिश करती है हमारी बॉडी। तो हीमोस्टेसिस के तुरंत बाद दूसरी फेज़ शुरू होती है जिसे हम इन्फ्लेमेटरी फेज कहते हैं। स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर इंजरी एंड लास्ट फॉर 2 to 6 आवर्स। और ये फेज इंजरी के लगभग तुरंत बाद शुरू होती है, यानी कि जो फर्स्ट फेज है इसकी हीमोस्टेसिस की, उसके बाद स्टार्ट होती है और 2 से 6 घंटे तक चलती है, अलग अलग लोगों में उनके एज के हिसाब से या उनके हेल्थ के हिसाब से। इंजर्ड ब्लड वेसल्स लीक ट्रांजुडेट एंड काजेज लोकलाइज्ड स्वेलिंग। और इस तरह इन्फ्लेमेटरी फेज में जो इंजर्ड ब्लड वेसल्स हैं उनमें से ट्रांजुडेट, यानी कि जो ब्लड का ही हिस्सा है, जैसे न्यूट्रोफिल, वाटर, साल्ट, प्रोटीन, ये सब लीक होने लगता है। लीक होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि अगर हमें इंजरी होती है तो ना सिर्फ स्किन या टिश्यू ही रैप्चर होते हैं, बल्कि उनके साथ हमारी जो वेसल्स हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है, वो कट जाती हैं, छिल जाती हैं। तो उनसे जो ट्रांजुडेट है, यानी कि ब्लड का ही वो हिस्सा जिसमें न्यूट्रोफिल, वाटर, साल्ट, प्रोटीन आदि उपस्थित होते हैं, ये लीक होने लगते हैं, जिसकी वजह से उस जगह पर, उस लोकलाइज्ड एरिया में जहाँ पर चोट लगी होती है, स्वेलिंग आ जाती है।
अगला पॉइंट बताता है हमें कि इंक्रीज्ड कैपिलरी परमेबिलिटी एंड ब्लड फ्लो टू द साइट ऑफ इंजरी असिस्ट्स फैगोसाइटोसिस। और इस तरह कैपिलरी जो होती हैं उनकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है एंड ब्लड फ्लो टू द साइट ऑफ इंजरी असिस्ट फैगोसाइटोसिस। और ना सिर्फ परमेबिलिटी ही बढ़ती है कैपिलरी की, बल्कि ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है। इंजरी की साइट पर बॉडी हमारी ज़्यादा ब्लड पहुंचाने लगती है, क्योंकि वहाँ ब्लड की भी ज़रूरत होती है हमें रिकवर करने के लिए या वुंड को रिकवर करने के लिए। साथ ही वहाँ संक्रमण को, इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है, जिसमें हमारी मैक्रोफेज जैसी सेल्स कई सारे बैक्टीरिया को इनगल्फ कर जाती हैं। तो ड्यूरिंग दिस फेज डैमेज सेल्स, पैथोजेंस एंड बैक्टीरिया आर रिमूव्ड फ्रॉम वुंड एरिया। और इन्फ्लेमेटरी फेज में ही हमारी बॉडी के चोट लगे हुए या इंजर्ड एरिया से इस फेज में जो डैमेज सेल्स हैं, जो पैथोजेंस हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया जो बाहर से भी आ रहे हैं और अंदर भी बन रहे हैं, एंड बैक्टीरिया आर रिमूव्ड फ्रॉम वुंड एरिया। और वुंड एरिया से यानी घाव की जगह से ट्रांजुडेट के रूप में या जिसे आप पस कहते हैं उस रूप में बाहर निकलते या बहते रहते हैं। आगे बता रहे हैं कि स्वेलिंग, रेडनेस एंड पेन इन द इंजर्ड अफेक्टेड एरिया आर कॉमन इन दिस फेज। और इन्हीं सब की वजह से जो इंजर्ड एरिया है वहाँ पर स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है, पेन भी बना रहता है। और ये चीज़ें कॉमन हैं जब तक इन्फ्लेमेटरी फेज चलता है, तब तक वहाँ दर्द, रेडनेस, पेन और इसके साथ साथ जो पस का निकलना है जिसे हम ट्रांजुडेट बोलते हैं, ये सब इन्फ्लेमेटरी फेज में जारी रहता है। फिर इसके बाद की फेज शुरू होती है प्रोलिफरेशन। दिस स्टेज हैज़ 3 डिस्टिंक्ट फेज। इसमें 3 अलग अलग फेज होती हैं। फिर से प्रोलिफरेशन में फिलिंग द वुंड, घाव को भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वुंड मार्जिन्स, जो वुंड के मार्जिन्स बढ़े हुए होते हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, संकुचित होते हैं। जो घाव लगता है कि दूरी तक हो गया है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, स्किन कवर होती जाती हैं। थर्ड है कवरिंग द वुंड, और घाव को ऊपर से स्किन आकर के कवर भी करने लगती है। इस प्रक्रिया को आप कवरिंग द वुंड या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एपिथेलियलाइजेशन कहते हैं। इट इज़ ए फेज ऑफ रीबिल्डिंग ऑफ न्यू टिश्यू मेड अप ऑफ कोलेजन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक ऐसा फेज है जिसमें नए टिश्यू बिल्ड हो रहे होते हैं, उनकी रीबिल्डिंग स्टार्ट हो गई होती है, जो कि कोलेजन से और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से बने होते हैं। इन ऐसे मैट्रिक्स जो एक सेल से दूसरे सेल को जोड़ने का काम करते हैं। तो ये प्रोलिफरेशन की फेज के 3 स्टेज हो जाती हैं। फिर फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू। फिर जो ग्रेनुलेशन टिश्यू होते हैं उनका फॉर्मेशन शुरू होता है पिंक टू रेड मॉइस्ट टिश्यू। जैसे कि आपको देखेंगे जब स्किन ऊपर से रीबिल्ड हो रही होती है तो जो कलर होता है स्किन का वो पिंक या रेड आपको दिखने लगेगा। फॉलोड बाय एपिथेलियलाइजेशन, और एपिथेलियलाइजेशन के साथ ही प्रक्रिया चलती है जिससे आप माइग्रेशन ऑफ एपिथेलियल सेल्स अक्रॉस वुंड सरफेस, यानी कि एपिथेलियल सेल्स का माइग्रेशन हो रहा होता है, यानी एक जगह से हट करके आपके घाव के ऊपर आ रही होती हैं। न्यू नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स इज कंस्ट्रक्टेड फॉर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रेनुलेशन टिश्यू। न्यू नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स जो रैप्चर हो गई होती है उनका नया नेटवर्क तैयार होता है, कंस्ट्रक्ट होता है। सफिशिएंट सप्लाई होती है वहाँ तक ऑक्सीजन की और न्यूट्रिशन की ग्रेनुलेशन टिश्यू, जिससे कि टिश्यू का ग्रेनुलेशन हो सके, टिश्यू फिर से रीबिल्ड हो सके। फिर शुरू होती है इसकी आखिरी फेज जिसे हम मैचुरेशन फेज कहते हैं। क्या होता है इसमें? रीमॉडलिंग होती है स्टेज की, यानी कि जो एरिया है वुंड की वो रीमॉडलिंग होती है, यानी कि पहले जिस मॉडल में थी उसी में आने की कोशिश कर रही होती है। स्ट्रेंथनिंग एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोलेजन, कोलेजन स्ट्रेंथन हो रहे होते हैं और रीऑर्गेनाइज हो रहे होते हैं। कोलेजन यानी हमारी बॉडी में पाया जाने वाला एक ऐसा प्रोटीन जो कि टिश्यू को और स्ट्रेंथ देने के लिए, इलास्टिसिटी देने के लिए यूज में आता है, तो वो इकट्ठे होते हैं। रीमॉडलिंग ऑफ कोलेजन, कोलेजन की रीमॉडलिंग होती है, यानी इधर उधर जो होते हैं वो एक शेप में ऑर्डरली अरेंज होते हैं। सेल्स दैट हैड बीन यूज टू रिपेयर द वुंड बट नो लॉन्गर नीडेड आर रिमूव्ड बाय एपोप्टोसिस। सेल्स दैट हैड बीन यूज टू रिपेयर, जो रिपेयर में यूज हुई थी, घाव के रिपेयर में जो सेल, बट नो लॉन्गर नीडेड आर रिमूव्ड बाय एपोप्टोसिस, बाद में उनकी ज़रूरत नहीं रह जाती है। यानी एपोप्टोसिस की प्रक्रिया, घाव भरने की प्रक्रिया, इसमें नई सेल बनती हैं उसके द्वारा रिमूव्ड कर दी जाती हैं। यानी आप देखें जैसे जैसे घाव भरने लगता है ऊपर की स्किन ऑटोमेटिक हटने लगती है, जो बेकार की स्किन होती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज एपोप्टोसिस। स्कार थिकनेस रिड्यूसेज एंड मेक द एरिया स्ट्रांगर, और जो स्कार की थिकनेस है यानी कि जो घाव के ऊपर
उभरा हुआ भाग है वो कम होने लगता है और वो एरिया मजबूत होने लगती है। तो मैचुरेशन फेज की इस पूरी प्रक्रिया में महीनों भी लग सकते हैं, कई महीने लग सकते हैं या कभी कभी सालों लग जाते हैं। व्यक्ति की हेल्थ, एज और अन्य कई सारे जो हेल्थ फैक्टर्स हैं उनकी वजह से इसमें अलग अलग टाइम लगता है। इट टेक्स 2 to 3 वीक्स टू रिगेन 50% ऑफ स्ट्रेंथ, लेकिन लगभग अंडर ट्रीटमेंट इसमें 2 से 3 सप्ताह लगते हैं कि जो वुंड एरिया है वो 50% स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, यानी जिस पार्ट में भी वुंड है वो लगभग 50% 2 से 3 सप्ताह में काम करने योग्य स्थिति में आ जाता है। ओनली 70 to 75% ऑफ इट्स ओरिजिनल स्ट्रेंथ विल बी regained एट द एंड ऑफ वुंड हीलिंग प्रोसेस। लेकिन लगभग 70 से 75% इसकी जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ है वो हीलिंग प्रोसेस के कंप्लीट होते होते आ जाती है। बाकी धीरे धीरे महीनों सालों में अलग अलग लोगों में ये आती रहती है।